हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन पेशेंट्स के लिए या उन केयर गिवर्स के लिए जिनके घर में किसी को पैरालिसिस का अटैक आया है या कोई पैरालिसिस का पेशेंट इस अगर वीडियो को देख रहा है तो लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आज की वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ देने वाले हैं जिन बातों का ध्यान पेशेंट के केयर गिवर्स और पेशेंट के फिजिकल थेरेपिस्ट को ज़रूर रखना है। इन बातों का ध्यान रखने से आपकी जो पैरालिसिस की रिकवरी है वो बहुत ही तेज़ी से होने वाली है, तो इन बातों को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चीज़ से। तो पहली बात हमको ध्यान क्या रखनी है कि आपका जो पेशेंट का बेड है वो आपने किस तरह लगाया है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अधिकतर हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं अगर ये राइट साइड पैरालिसिस का पेशेंट है जिसको शरीर के दाहिने भाग में पैरालिसिस का अटैक आया है, तो हमने पेशेंट को इस तरह तो नहीं लेटाया कि जो भी डॉक्टर या तो मिलने आ रहा है या नर्सिंग स्टाफ मिलने आ रहा है या पेशेंट का फिजिकल थेरेपिस्ट या केयर गिवर वो आके इधर से मिल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कि जो पैरालिटिक साइड वाला हिस्सा है उसकी तरफ दीवार हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी पेशेंट के बेड को आप घर में लगाएं या हॉस्पिटल सेटिंग में लगाएं तो पैरालिटिक साइड वाले हिस्से की तरफ खुला वातावरण होना चाहिए। मतलब कोई भी डॉक्टर अगर पेशेंट के साथ कंसल्ट करने हैं तो वो दाहिनी तरफ से ही मिले आके, नर्सिंग केयर वाले भी दाईं तरफ से ही अप्रोच करें, फिजिकल थेरेपिस्ट और केयर गिवर सब लोग दाईं तरफ से ही अप्रोच करें। ऐसा करने से पेशेंट के दिमाग की अवेयरनेस अपने दाएं हिस्से या फिर पैलेटिक हिस्से के प्रति ज़्यादा बढ़ जाएगी। होता क्या है, स्टार्टिंग फेज़ में जब एक्यूट पैरालिसिस अटैक आता है तो दिमाग में उस एरिया में सूजन आ जाती है, तो पेशेंट अपने दिमाग से कमज़ोर हिस्से की तरफ सारी सूचनाएं परसीव ही नहीं कर पाता है, उधर की तरफ अवेयर ही नहीं होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शुरुआत में पहले दिन से ये फोकस करें कि सब लोग आके कमज़ोर हिस्से वाले तरफ से ही मिलें, जिससे कि पेशेंट का परसेप्शन अपने कमज़ोर वाले हिस्से की तरफ बढ़ता जाए। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि बेड तो आपने ठीक तरह से लगा दिया, अब पेशेंट को किस करवट लेटाना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पहले दिन से ही। तो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में बताया है कि पेशेंट को किस करवट लेटाने से किस तरह के फ़ायदे होते हैं। मतलब अगर हम मान लें कि ये कमज़ोर हिस्सा वाला तरफ है तो अगर हम इस तरफ ही करवट लेके दिलाएंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, अगर हम पेशेंट को सीधा लेटाएंगे उसके क्या फ़ायदे होंगे, अगर हम पेशेंट को दूसरी तरफ लेटाएं जो स्ट्रॉन्गर हिस्सा है उसके क्या फ़ायदे होंगे। तो आप वो वीडियोस मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, पेशेंट किस तरह लेट रहा है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि पेशेंट की रिकवरी कैसी होनी है। तो सेकंड कट ये मैं अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो खास केयर गिवर्स के लिए है कि आपको अपने पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद नहीं करनी है। आप सही सुन रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं या केयर गिवर्स क्या करते हैं, जब भी उनके किसी नोन टू को या फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक का अटैक आता है तो केयर गिवर ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने मरीज़ की सहायता करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं उनको खुद ही करवट दिलाना लग जाते हैं, खुद ही उनको उठा के बिठाते हैं, खुद ही खाना खिलाते हैं। ऐसा करने से पेशेंट के दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ता है और वो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। तो इस बीमारी में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सहायता करेंगे पेशेंट के लिए तो वो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है, क्योंकि ब्रेन तभी हमारा एक्टिवेट होता है जब हम उसको कोई डिमांड देते हैं। अब आप लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए काम करते रहेंगे तो वो कोई काम करने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं होगा, उसके ऊपर कोई डिमांड ही नहीं आएगी काम करने के लिए। तो आगे जाके जब थोड़े महीने बीत जाएंगे तो पेशेंट अपना काम करना ही भूल जाता है, क्योंकि शुरुआत से आपने उसको कोई काम करने दिया ही नहीं। तो उसके बाद जब फिजिकल थेरेपिस्ट उसको पूरी ताकत दिला देता है, उसको खड़ा कर देता है, सारी फंक्शनल एक्टिविटी दिला देता है, तब भी पेशेंट अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि शुरुआत से ही उसको आदत ये डालाई गई थी कि आपको अपना काम नहीं करना है, हम सहायता के लिए हमेशा हैं। तो इसको तो ज़रूर ध्यान रखें केयर गिवर कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सहायता नहीं करनी है, सिर्फ उस जगह पे सहायता दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे खड़ा करना और हल्का सपोर्ट दे के बिठाना। इसके अलावा हर जगह पे उसकी छोटी छोटी बात में सहायता ना करें, क्योंकि हम ये देखते हैं, मान लेते हैं अगर ये दायां हिस्सा है जो कि कमज़ोर है, इधर से पेशेंट काम नहीं कर पा रहा है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए हम उससे उल्टे हाथ से ही काम कराएं थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटी के लिए, जैसे खाना पीना। पर हम क्या करते हैं, उसके उल्टे हाथ को भी चलने नहीं देते, जिससे होता क्या है कि वो अपना उल्टे हाथ से भी काम करना भूल जाता है। थोड़े टाइम बाद 2-4 महीने बाद काफ़ी हमने प्रैक्टिस में देखा है कि हम अगर नॉर्मल काम उसके उल्टे हाथ को भी करने दें वो उससे भी नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को ज़रूर छोड़ें कि ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प ना करें। अब हमको एक बात ध्यान ये ज़रूर रखनी है, अगर ये मरीज़ का राइट साइड वाला हिस्सा चल नहीं रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि पहले दिन से ही इसको किसी एक्टिविटी में इंगेज रखें। तो उसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि पेशेंट का जो सही हाथ है, इसको हम इसके साथ
इंटरलेस कर दें ऐसे या क्लास्प कर दें। इससे होगा क्या, पेशेंट का फीडबैक दिमाग में जाना शुरू होगा कि ये हाथ भी इसका जिंदा है, क्योंकि जब तक ये हाथ ऐसे पड़ा रहता है तो इधर से कोई सेंसेशन ही नहीं जारी होती है, तो दिमाग इस हाथ के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता। ऐसा करने से होगा क्या, दिमाग में धीरे धीरे तरंगे जानी शुरू होंगी, क्योंकि ये मैनुअल कांटेक्ट में आ रहा है। दूसरा, ऐसा करके रखने से पेशेंट का जो स्कैपुला है वो थोड़ा सा प्रोट्रैक्शन में आता है। प्रोट्रैक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर पेशेंट का हाथ इस तरह रिट्रैक्शन में पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे स्पास्टिसिटी डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है, पेशेंट के हाथ को ऐसे क्लास्प करा के रखें कि पेशेंट इससे ही अपने सिर तक हाथ ले जा पाए, पेशेंट इससे ही थोड़ा सा कुछ खा पाए। इस हाथ की सहायता जब पेशेंट इस हाथ को देगा तो थोड़ा पेशेंट मोटिवेटेड फील करता है कि मैं यहाँ इस हाथ से भी सहायता से कुछ कर पा रहा हूँ। वरना होता क्या है, पेशेंट का ये हाथ भी पड़ा हुआ है और ये हाथ भी पड़ा हुआ है और पेशेंट के केयर गिवर ही पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, डेली ग्रूमिंग के लिए। वो बहुत ही गलत है पेशेंट के लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पेशेंट के दोनों हाथ इस तरह बंधे होने चाहिए और पेशेंट इससे थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट करे। फ़ायदा क्या हो रहा है, पेशेंट का जो शोल्डर है वो प्रोट्रैक्शन में है, स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन में है और एक मैनुअल कांटेक्ट बना हुआ है, जिससे कि तरंगे या वेव्स दिमाग तक जा रही हैं, जो पेशेंट के ब्रेन को इस हाथ के प्रति अवेयर कर रही हैं। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट के केयर गिवर पेशेंट का कंधा खींच के ही पेशेंट को ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा करने से होता क्या है, पेशेंट का कंधा बाहर आ जाता है और उसको पेन ही पेन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस आता है तो कंधे के अराउंड जो भी मांसपेशियां हैं वो बहुत ही वीक हैं। आप लोग कभी भी पेशेंट को ऐसे हाथ खींच के उठाएंगे, जो उसको स्टेबिलिटी देने वाली मसल्स, लिगामेंट हैं, वो सब वीक होने के कारण क्या होगा कि कंधा अपने ग्लेनोड कैविटी से बाहर निकल जाएगा और पेशेंट आपको धीरे धीरे कंप्लेंट ये करेगा कि उसके कंधे में दर्द रहने लग गया है। और वो हुआ किस लिए था, क्योंकि आप लोग पेशेंट को ऐसे हाथ खींच के उठाते हो, ऐसे हाथ खींच के उठाते हो। तो इस सब को पहले दिन से ही आपको अवॉइड करना है। अगर आपको पेशेंट को उठाना भी है तो करना क्या है, पेशेंट को ऐसे हाथ पे जोर देकर उठाना है। कंधा खींचने की गलती बिल्कुल मत करिए, ये आपके पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। अच्छा, पेशेंट की रिकवरी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग पहले दिन से ही कोशिश करिए, केयर गिवर और फिजियोथेरेपिस्ट, कि आप पहले दिन से ही पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में लाएं। चलाने के लिए कोई जल्दी नहीं करनी है, पर हाँ, खड़ा करना और बैठाना पहले दिन से ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि बैठने से पेशेंट की एक तो जो स्टेबिलिटी है और पोस्चर है वो अच्छा मेंटेन होता है, जो उसकी फिजिक्स मसल्स हैं वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करती हैं, जिनको बैलेंस बनाना है। और खड़े होने से अच्छी खासी पैरों पर वेट बेयरिंग होती है, जिससे कि एक बहुत अच्छा फीडबैक पेशेंट के ब्रेन में जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन बहुत अच्छा इंक्रीज होता है और पेशेंट की अपने कमज़ोर लिम्ब के प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ती है। तो कोशिश ये करिए, पहले दिन से ही पेशेंट को बैठाइए, क्योंकि पेशेंट भी ये खुद महसूस करता है, जिस समय वो बैठा रहता है वो अपने काम ज़्यादा अच्छे से कर पाता है और कॉन्फिडेंस महसूस करता है। लेटे लेटे वैसे ही पेशेंट को ये लगता है कि वो सही में एक मरीज है, कभी कुछ नहीं कर सकता, तो उससे उसको डिमोटिवेशन फील होती है। तो बैठाना और खड़ा करना पहले दिन से ही ज़रूरी है, इसका बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपको पेशेंट को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। अधिकांश होता क्या है, मान लेते हैं किसी पेशेंट को भी एक्यूट पैरालिसिस का अटैक आया है, तो दिमाग में सूजन होने के कारण उस हिस्से में पेशेंट अपना पैरालिटिक साइड चला नहीं पाता है। तो शुरुआत के 2-3 दिन ही कोशिश करने के बाद मरीज को ये लगने लगता है कि वो अपना हाथ कभी चला ही नहीं सकता। इससे होता क्या है, वो अपने हाथ को चलाना ही छोड़ देता है और अपने दूसरे हाथ से ही काम करना स्टार्ट कर देता है, या फिर करता क्या है, कंपनसेटरी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। पेशेंट अपना हाथ ऐसे पकड़ेगा और इधर इधर चलाएगा, ऊपर नीचे चलाएगा। तो ये कंपनसेटरी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लर्न नॉन यूज़ फिनोमेना ये कहता है कि जब भी 2-3 बार पेशेंट कोशिश करता है और वो उसको चला नहीं पाता है, तो पेशेंट ये मान के बैठ जाता है वो उसको चला नहीं सकता, तो वो लर्न नॉन यूज़ सीख जाता है। तो इससे पेशेंट को हमेशा बचाना है। उसको शुरुआत में ही ये आपको गाइडेंस दे देनी है कि अभी आपको पैरालिसिस का एक्यूट अटैक आया है, तो दिमाग में सूजन होने के कारण अभी हाथ ढंग से चल नहीं पाएगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे सूजन हटेगी हाथ में ताकत जरूर आएगी, पर आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। तो आपको पहले दिन से ही पेशेंट को हाथ से सारी एक्सरसाइज
सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस ज़रूर करानी है, जिससे कि वो लर्न नॉन यूज़ फिनोमेना नहीं सीखे और कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं रहे, हमेशा मोटिवेटेड रहे कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक होकर ही रहूँगा। ये बात केयर गिवर और थेरेपिस्ट ज़रूर ध्यान रखें। तो पैरालिसिस के जो केयर गिवर हैं या फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, वो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा ध्यान रखने से ही पेशेंट की रिकवरी में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में जानकारी शेयर की है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप लोग हमको ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि हम अच्छी जानकारी आप लोग के लेते आते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड।